गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल के वीडियो को भी पसंद किया, बेहतरीन कमेंट लाइक शेयर किया और जो प्रश्न मैंने कल पूछा था उसका बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आपने उम्मीद है उत्तर दिया था और बहुत अच्छा उत्तर दिया था। इससे ये पता चलता है कि आप अपने विषय के प्रति कितना एक्टिव हैं कला की तैयारी को लेकर। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। और अगर आपको दुनिया की बेहतरीन फैक्टों के बारे में जानकारी लेना हो तो मेरे एएमयू क्लासेस 2.0 के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो क्या इसी में उसका चैनल का लिंक आपको मिलेगा चैनल ऑप्शन पे। ठीक है, वहाँ आप जुड़ जाइएगा, इसी में मैंने उसको ज्वाइन किया है। वहाँ पे बेहतरीन फैक्टों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, जहाँ से देश विदेश की हर चीज़ों के बेहतरीन नॉलेज आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। और पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, पवित्र नगर बनारस पुस्तक कब प्रकाशित हुई? पवित्र नगर बनारस ये पुस्तक कौन से सन में प्रकाशित हुई? 1905 ईस्वी में हुई थी, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में? तो वो कौन सा सन था जिस सन में पवित्र बनारस नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी? ये हमारा आज के वीडियो का पहला प्रश्न है। तो कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले। तो पहले प्रश्न का जो सही जवाब मित्रों होगा हमारा वो हो जाएगा ए, 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न का हमारे कहना है मित्रों, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, पुस्तक का नाम है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। ये एक पुस्तक है और प्रकाशित किसने की थी, यानी उस लेखक का नाम जानना चाहता है जिसने प्रकाशित की थी। ओशी गांगुली ने, ए.वी. हेवेल ने, W.G. आर्चर या सर जॉन वुडराफ ने? तो वो कौन सा शख्स है जिसने हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक की जो है प्रकाशन के रूप में जानते हैं? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का। और टेस्ट सीरीज में आज के टेस्ट को देखिए, क्या है आज का टेस्ट। तो दूसरा प्रश्न मित्रों, और दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बी, ए.वी. हेवेल ने। किसने? E.V. हेवेल ने। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 का जिक्र करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है और तीसरे प्रश्न का हमारे देखिए क्या कहना है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि E.V. हेवेल ने अपना जीवन किस पेशे के रूप में शुरू किया? कला समीक्षक और इतिहासकार भी थे E.V. हेवेल। उन्होंने अपना जीवन की जब शुरुआत की तो कौन सा पेशा उन्होंने पहले अपनाया था, शुरू किया था? जैसे कहने का मतलब यह है कि कभी कभी लोग शुरुआती दौर में कुछ और पेशे में होते हैं, लेकिन बाद में जो है उनका पेशा कुछ और हो जाता है और वो किसी और फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, और उसी में उनकी जो है पहचान हो जाती है। और इस तरह के चित्रकारों में बहुत सारे हैं जिनके पेशे कुछ और थे लेकिन काम कुछ और किया उन्होंने। तो E.V. हेवेल जी ने भी पेशे के रूप में जिसकी शुरुआत की थी वो क्या था? क्या उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया था, या एक डॉक्टर के रूप में, या एक संगीतकार के रूप में, या ये तीनों चीज़ें उनके अंदर शामिल थी, या तीनों रूप में उन्होंने काम किया था? यह हमारा तीसरा प्रश्न है। तो चलिए मित्रों, फटाफट जवाब देते जाइए, फटाफट आंसर देते जाइए मेरे उत्तर से पहले, और बताइए कि प्रश्नों की सीरीज आपकी कैसी लग रही है। और एक खबर और दे देना चाहता हूँ, DSS दिल्ली में न्यूज़ है और एकदम बेहतरीन न्यूज़ है, उसमें शामिल भी कर दिया उन्होंने अपने गजट में कि दिल्ली में अब जो B.Ed किए हैं, यानी जो B.Ed किए हैं वो प्राइमरी में टीचर के लिए एलिजिबल हैं। B.Ed में वहाँ के प्राइमरी टीचर में B.Ed वाले भी एलिजिबल हो चुके हैं। बस उनको सीटेट क्वालिफाई करना है, यानी बाकी कोई टेट नहीं मांगता है, सिर्फ सीटेट मांगता है। और ज्वाइनिंग के बाद 6 मंथ का ब्रिज कोर्स उनको करना पड़ेगा, और अगर पहले से किया है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि दिल्ली बोर्ड ने आपको दे दिया, B.Ed वालों को शामिल कर दिया प्राइमरी में। तो जिनके पास भी है, जिनके पास भी चांस है, जब भर्तियाँ निकलेंगी तो वहाँ आपके होने के पूरे चांस है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं अब क्या होगा। इन्हीं खबरों के साथ तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ए,
अध्यापक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौथे प्रश्न का कहना है, इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट ये एक पुस्तक है और जिसके द्वारा लिखी गई है। क्या उनका नाम WG आर्चर है, OC गांगुली है, EV हैवेल है या अमीना ठाकुर? किस शख्सियत ने इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट नामक पुस्तक लिखी? क्वेश्चन नंबर 4 का पूछना है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा जाता है वो होता है आपका WB आर्चर ने। किसने मित्रों? WB आर्चर ने। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और ये प्रश्न हमने कल आपसे पूछा था, फिगर के साथ डाला था और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद AMU क्लास की टीम की तरफ से। तो हमारा प्रश्न कल का ये जो था अच्छा था और आपने पसंद किया। तो हमारा प्रश्न क्या था कि कौन से चित्रकार हथौड़ी से शीशे को तोड़कर चित्रकारी करने के लिए जाने जाते हैं? हथौड़ी से शीशे को तोड़कर चित्रकारी के लिए ये शख्सियत मशहूर है, उस शख्स का नाम क्या था? ये हमारे 5वें प्रश्न में है और ये कल का हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप सभी ने अच्छे अच्छे कमेंट्स के उत्तर दिए थे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसका राइट आंसर था साइमन बर्जर। कौन है? साइमन बर्जर। A इज़ द राइट आंसर। तो बहुत अच्छा मित्रों, आपके इस जवाब के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 6। प्रश्न संख्या 6 का कहना है, OC गांगुली ने कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन कब किया? यानी OC गांगुली के द्वारा जिस पत्रिका का प्रकाशन किया गया उसका नाम है रूपम। कब किया गया ये पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन में आपका एक और प्रश्न है कि कला पत्रिका रूपम OC गांगुली के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगर पूछ ले किसके द्वारा प्रकाशित किया गया तो OC गांगुली के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगर पूछ ले कि OC गांगुली द्वारा निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया गया या प्रकाशन किया गया तो रूपम पत्रिका का, और सन यहाँ पूछ ही रहा है। तो इस तरह से बनते हैं 3 क्वेश्चन। तो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ मौजूद है और 2 क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या 1819 में, 1919 में, 1719 में या 1840 में वो कौन सा सन रहा जिसमें पत्रिका रूपम का प्रकाशन OC गांगुली के द्वारा किया गया? तो 6 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब हो जाएगा B 1919। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न का पूछना है कि राजा रवि वर्मा को काव्यात्मकता का अभाव का आरोप किसने लगाया? यानी राजा रवि वर्मा को इसमें से एक शख्सियत ने जो है काव्यात्मकता का अभाव, यानी उनके कला में काव्यात्मकता का अभाव है, इस बात का आरोप लगाया था राजा रवि वर्मा के कला पे। ठीक है, तो क्या वो अनंत कुमार स्वामी थे, क्या वो EV हैवेल थे, पर्सी ब्राउन या OC गांगुली? कौन से कला समीक्षक थे जिन्होंने राजा रवि वर्मा को काव्यात्मक का अभाव, यानी कहा कि उनके चित्रों में, उनके कला में काव्यात्मकता का अभाव है, कमी है? ठीक है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था। फिर भी राजा रवि वर्मा दुनिया में अपने समकालीन कलाकार में ऑयल पेंटिंग के रूप में बेहतरीन जाने जाते हैं, लेकिन कुछ सोच समझ के ही उन्होंने कहा होगा। और जिस शख्सियत ने ये शब्द कहा था उस शख्सियत का नाम है EV हैवेल, कला समीक्षक इतिहासकार EV हैवेल। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, रिटायर कांस्टेबल प्रसिद्ध कृति किसने बनाई? नाम है रिटायर कांस्टेबल। ये एक कृति है, प्रसिद्ध कृति है और ये किसके द्वारा बनाई गई? EV हैवेल के ने बनाई थी इसको, राजा रवि वर्मा ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने या जितेंद्र नाथ ठाकुर ने? किस कलाकार ने रिटायर कांस्टेबल नामक प्रसिद्ध कृति बनाई? ये हमारा 8वां प्रश्न। कला से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज AMU क्लासेस आपको देता है, तो ज़रा फटाफट कमेंट्स में कमेंट्स करते जाइए कि अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, किसी राज्य से आप बिलोंग करते हों, बेहिचक आपको पूछना है। और आगे के आने वाले भर्तियों में सिलेक्शन लेना है, संकेत मिल चुके हैं और भर्तियां आएंगी ही आएंगी। तो मित्रों 8वां प्रश्न और इसका सही जवाब होगा राजा रवि वर्मा की है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 का हम लोग जिक्र करने वाले हैं।
प्रश्न संख्या 9 देखिए हमारा क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न का कहना है, गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की। यानी पेरिस के कलाकारों, किस कलाकारों से? पेरिस के कलाकारों से नहीं, सॉरी, ठीक है, प्रश्न ठीक है, मिसिंग नहीं है। गगनेंद्र नाथ के जो चित्रों की तुलना की गई पेरिस के कलाकारों से किसने की, पूछ रहा है। यानी इसमें से वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों की जो तुलना थी वो पेरिस के जो कलाकार थे उनसे की। यहाँ देखिएगा एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर होगा, रंग नहीं रविंद्र है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन में। तो पहला है आनंद कुमार स्वामी ने, दूसरा स्टेला क्रेमेरिस, ए.वी. हैबल या रविंद्रनाथ टैगोर। टाइपिंग मिस्टेक नीचे रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। तो गगनेंद्र टैगोर के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से करने वाले वो शख्सियत कौन से हैं इसमें से? 9 नंबर प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है और इसका सही जवाब होगा स्टेला क्रेमेरिस ने। किसने तुलना की? स्टेला क्रेमेरिस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और 10 नंबर प्रश्न का क्या कहना है जरा इसे भी देखिए। प्रश्न का कहना है, राजा रवि वर्मा के नारी चित्रों को देखकर किस पाश्चात्य कलाकार का स्मरण होता है? राजा रवि वर्मा ने जो नारी चित्र बनाए, जो नारियों से संबंधित चित्र बनाए, उसे देखने के बाद कौन से पाश्चात्य कलाकार का स्मरण, स्मरण मतलब याद आना। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है, मतलब दुनिया से चला जाता है, लेकिन कभी कभी कहीं आप जाते हैं अचानक से और उस तरह का एक चेहरा आपके सामने अचानक से आ जाता है और जब आप उसको देखते हैं तो आपको उस शख्स की याद आ जाती है जो दुनिया में नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है। सेम थिंकिंग यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि राजा रवि वर्मा ने जो नारी चित्र बनाए उसको देखकर एक पाश्चात्य कला का स्मरण हो जाता है, यानी एक पाश्चात्य कलाकार की याद आ जाती है। तो क्या वो टिशियन थे जिनकी याद आती है, पीटर पॉल रूबेंस, दोनों, या किसी का भी नहीं याद आता है? ये 10 नंबर प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे और अगर प्रश्न समझ गए हो तो उत्तर भी समझ जाएंगे और इसका राइट आंसर है दोनों। यानी ये दोनों कलाकार हैं जिनको देखकर, इन राजा रवि वर्मा के चित्रों को देखकर इन पाश्चात्य कलाकारों की याद आ जाती है, यानी स्मरण हो जाता है, ठीक है। मतलब उस तरह के कला बनाया करते थे राजा रवि वर्मा। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। 11वें प्रश्न का कहना है, राम द्वारा समुद्र का मानभंग प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? राम द्वारा समुद्र का मानभंग ये एक चित्र है और प्रसिद्ध चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया? राजा रवि वर्मा ने बनाया, राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया, ए.वी. हैबल ने या आनंद कुमार स्वामी ने? प्रश्न संख्या 11 बेहतरीन प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आज की, और आज के टेस्ट में देखते हैं कितना आउट ऑफ जाते हैं आप अपने प्रश्नों में और कितना आपका रिस्पांस है आज के इस प्रश्न का। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा राजा रवि वर्मा ने। किसने? राजा रवि वर्मा ने। अब बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 का देखिए क्या कहना है। 12वें प्रश्न का कहना है, किस कलाकार ने महाराणा प्रताप का एक सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया था? महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र बनाया था। कौन सा चित्र? व्यक्ति चित्र बनाया था किस कलाकार ने? सतीश गुजराल ने, विद्यारतन खजूरिया ने, राजा रवि वर्मा ने या नंदलाल बोस ने? महान शासक मेवाड़ के जो है महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने जीवन में हार नहीं माना, चाहे भले ही वो बहुत कुछ खो दिया उन्होंने। और आज भी आप चित्तौड़ जाएंगे तो उनका किला देखने को मिलेगा। मैं तो गया हूँ, घूमा हूँ चित्तौड़ के किले को। वहाँ आज भी जो है बहुत सारी चीज़ें चेतक के नाम से देखी जाती हैं, क्योंकि उनका घोड़ा चेतक था। तो महाराणा प्रताप का एक सुंदर व्यक्ति चित्र जिस कलाकार के द्वारा बनाया गया, उस कलाकार का नाम है मित्रों राजा रवि वर्मा। किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने व्यक्ति चित्र बनाया था महाराणा प्रताप का। अब बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं, विकल्प दिख नहीं रहा है पूरा। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 का कहना है, राजा रवि वर्मा को किस देश के अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रमाण पत्र मिला? यानी कलाकार राजा रवि वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रमाण पत्र मिला, लेकिन वो देश कौन सा था जिस देश में उनको अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रमाण पत्र दिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय
कला प्रदर्शनी में, इटली के कला प्रदर्शनी में, अमेरिका के कला प्रदर्शनी या वियना के अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, इनमें से वो कौन सा देश है जहाँ पे उनको प्रमाण पत्र दिया गया अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कला प्रदर्शनी का। 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब है मित्रों डी, वियना के अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में। तो ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न का हमारे कहना है मित्रों, इनमें से कौन सा चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया। राजा रवि वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया चित्र इसमें से कौन सा है, यानी राजा रवि वर्मा ने नहीं बनाया है। ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड एक्टहेल, उदयपुर के महाराणाओं के चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों चित्रों में से कोई ऐसा चित्र है जो राजा रवि वर्मा ने नहीं बनाया है, या फिर ये सभी चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया है, या इनमें से कोई चित्र बनाया ही नहीं है, ये पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। नहीं वाला जहाँ क्वेश्चन आता है बड़ा कंफ्यूज करता है। राजा रवि वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया चित्र, ये तीनों कोई एक या कोई इनमें से कोई नहीं बनाया गया, ये पूछ रहा है। तो 14 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न का कहना है, राजा रवि वर्मा किस रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए, यानी राजा रवि वर्मा जी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए किस तरह के रूप में, यानी किस तरह के रूप में मान्यता उनको नहीं मिली। बैगल ऑफ आवर, क्रिएटिव आर्टिस्ट, कला इतिहासकार के रूप में या कला समीक्षक के रूप में। ठीक है, मुझे लगता है ये प्रश्न थोड़ा सा मिस है। इस प्रश्न का विकल्प इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ये विकल्प है तो ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, मेरे ख्याल से ये भी नहीं थे। राजा रवि वर्मा जो है मान्यता प्राप्त नहीं था उनको, तो क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में नहीं था, लेकिन ये कला इतिहासकार और समीक्षक भी उनको नहीं कहा जाता है, इसलिए इसको स्टार लगाइए। ये प्रश्न थोड़ा मिसिंग लग रहा है हमको, यानी इस प्रश्न को थोड़ा मिसिंग कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए विकल्प में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16, उसको टाइपिंग मिस्टेक करिए, वो मिस हो गया है, उसको छोड़ दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न पे आइए। 16 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है, राजा रवि वर्मा ने किस कला महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। राजा रवि वर्मा ने महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की कला के किस, कोलकाता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, कर्नाटक यूनिवर्सिटी से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो मशहूर समकालीन आधुनिक कलाकार, ऑयल पेंट के जन्मदाता भारत में राजा रवि वर्मा ने कौन से महाविद्यालय से कला की शिक्षा ग्रहण की थी, ये हमारा 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं से उन्होंने की है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि क्या राजा रवि वर्मा ने कला के क्षेत्र में कोई डिग्री ली थी या उन्होंने कला से शिक्षा ही नहीं कभी प्राप्त की थी। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मित्रों ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न का कहना है, राजा रवि वर्मा के मामा को किस पद्धति पर चित्र बनाने का शौक़ था। यानी राजा रवि वर्मा के जो मामा जी थे उनको एक पद्धति पर चित्र बनाने का काफ़ी शौक़ था, यानी वो भी एक चित्रकार थे और उन्होंने ही इनको देखा था 13 वर्ष की उम्र में चित्र करते हुए छोटे बचपन में, और इनके उस चित्रकारी से उनके मामा प्रेरित हुए थे और इनको जो है उस फील्ड में ले गए। तो उनके मामा भी चित्रकार थे और जिस पद्धति में वो चित्र बनाने का शौक़ रखते थे, क्या वो राजस्थानी पद्धति थी, मैसूर पद्धति थी, तंजौर पद्धति थी या उपरोक्त सभी पर उन्होंने बनाने का शौक़ रखा था चित्र उनके मामा जी ने, मतलब राजा रवि वर्मा के। ठीक है, तो ड्रॉप करते जाइए, फटाफट आंसर ड्रॉप करिए और आज के टेस्ट सीरीज को बताइए कैसा लगता है। और जुड़िए मेरे दूसरे चैनल पे जहाँ दुनिया के 5 फैक्ट रोज़ डेली आपके लिए डाले जाते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको नॉलेज हो सकता है हो भी, और नहीं हो तो वहाँ आप देख सकते हैं AMU क्लासेस 2.0 पे। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, तंजौर पद्धति में। किस तरह की पद्धति में चित्र बनाने का शौक़ रखते हैं उनके मामा जी, तंजौर पद्धति में। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं।
18 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, इनमें से किन माध्यम के रंग टेम्परा तकनीक में प्रयुक्त किए जाते हैं। टेम्परा तकनीक में यूज किए जाते हैं कौन से माध्यम के रंग, तेल रंग, जल रंग, एक्रिलिक रंग या इनमें से कोई भी रंग नहीं। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न के पास पहुंच चुके हैं। टेस्ट सीरीज में आप 18वें प्रश्न पे हैं, आउट ऑफ 20 के 18वें प्रश्न पे हैं और आज भी देखने हैं क्या परफॉर्मेंस जाती है हमारे चैनल के साथियों की। तो कौन सा माध्यम जो है टेम्परा रंग तकनीक में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब यानी 18 का सही जवाब हो जाएगा एक्रिलिक रंग में। कौन से रंग में? एक्रिलिक रंग में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट्स बॉक्स में बेहिचक दीजिएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, ध्यान दिया जाएगा और उस पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न कहना है इसका, इनमें से कौन सी कृति त्रिआयामी नहीं है। त्रिआयामी नहीं है कृति कौन सी? संथाल परिवार रामकिंकर बैच की नहीं है, श्रम की विजय जिसको डीपी रायचौधरी ने बनाई है वो नहीं है, या दांडी यात्रा जिसको नंदलाल बोस ने बनाई है वो नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वो कौन सी कृति है जो त्रिआयामी नहीं है। त्रिआयामी का मतलब आप लोग समझते ही हैं, 3D जिसको बोलते हैं, 3D त्रिआयामी। ठीक है। तो क्या रामकिंकर बैच की संथाल परिवार जो बनी है वो त्रिआयामी में नहीं बनी है, या श्रम का विजय जी डीपी रायचौधरी ने बनाई है वो नहीं बनी है, ये सभी मूर्तिकार हैं। और नया दांडी यात्रा जो बनाया गया है नंदलाल बोस के द्वारा, क्या वो त्रिआयामी नहीं है। तो कौन सी त्रिआयामी नहीं है, ये 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। और मित्रों इसका सही जवाब है सी, दांडी यात्रा नंदलाल बोस का, ये जो है 3 डायमेंशनल में यानी त्रिआयामी में नहीं है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, रुख करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है हमसे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, इसके बाद आपका प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन सबसे पहले 20 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। तो 20 नंबर प्रश्न का कहना है कि भित्ति चित्र में किस प्रकार का रंग दृश्य उत्तम माने जाते हैं। भित्ति चित्र में जो रंग दृश्य है वो उत्तम माने गए हैं किस प्रकार के? धात्विक, रासायनिक, वनस्पतिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भित्ति चित्र में किस प्रकार के रंग दृश्य उत्तम माने जाते हैं, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और कल का एक प्रश्न दिया गया था एक फीमेल के द्वारा, लेकिन मैंने उसको जो है देखिए ध्यान नहीं दिया, मैंने लिया भी नहीं, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ ज्योति जी, उन्होंने दिया था लेकिन मैं उनको शामिल कर लूँगा, घबराइएगा मत, मैं उसको शामिल करूँगा। और आज भी एक हिमाचल से जो है एक मैडम ने जो है 2-3 प्रश्न भेजा था, उसको भी मुझे शामिल करना है, तो उसके साथ ही मैं वो शामिल करूँगा। तो चलिए इस प्रश्न का पहले उत्तर देख लेते हैं। तो इस आखिरी प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए, धात्विक। ठीक है। अब बढ़ते हैं आपकी वो घड़ी जिससे आपके प्रश्न को पूछे जाते हैं। आपका सवाल आपके स्क्रीन पे, मुझे लगता है आज आसान सवाल पूछा गया है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर आने वाले हैं। क्यों? सही बात है ना, मुझे लगता है आज बहुत सारे उत्तर अच्छे आएंगे कल की तरह। आपका सवाल है, चित्र में तान का प्रयोग किस में होता है। चित्र में जो तान है उसका यूज होता है किस में? पृष्ठभूमि में, आकृति में, संपूर्ण चित्र में यानी पूरे चित्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आज का आपका सवाल, 21 नंबर इस वीडियो का। और इस सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों ज़रा दिया करिए। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो कर दिया कीजिए, एक शेयर भी कर दिया कीजिए भाई। अगर आपको इतने अच्छे पसंद, आप लोग कमेंट्स में कहते हैं सर वीडियो बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, तो इस एंजॉय का एक ही फल तो हम आपसे मांगते हैं कि एक प्यारा सा लाइक शेयर कर दिया कीजिए कमेंट के साथ साथ, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारी हिम्मत को थोड़ा और मिले ताकत एंजॉय करके पढ़ाने में। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से जो नहीं लिख रहे होंगे वो भी लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और इस प्रश्न का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजिएगा। तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।